जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरी मनाली यात्रा के बारे में बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी मनाली यात्रा कैसे की थी और अगर आप भी मनाली यात्रा करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। और मनाली जाने से पहले मेरी तरह आपके मन में भी कई सारे सवाल होंगे, जैसे मनाली कब जाए, कैसे जाए, कितने दिन रुके, मनाली की टूरिस्ट प्लेस कौन कौन सी है, मनाली घूमने में कुल खर्चा कितना होगा, कम खर्चे में मनाली कैसे घूमे, होटल कहाँ पर बुक करनी चाहिए। ऐसे और भी कई सारे सवाल आपके मन में होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के साथ में और भी मनाली टूर से रिलेटिव कई सारी जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार आपको मनाली टूर की टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए आज घूमते हैं मनाली। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मनाली कैसे पहुँचा जाए। तो मैं मनाली बाई बस गया था, लेकिन आप मनाली ट्रेन, फ्लाइट, बस और अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से मनाली आना चाहते हैं तो मनाली का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जोगेंद्र नगर का है। जोगेंद्र नगर से मनाली की दूरी लगभग 150 किलोमीटर पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन के लिए आपको बहुत ही कम ट्रेन मिलेगी, इसलिए आप चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं और चंडीगढ़ से मनाली की दूरी लगभग 350 किलोमीटर पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बाई ट्रेन मनाली आए, क्योंकि अगर आप बाई ट्रेन मनाली आती है तो आपको कई बार ट्रेन और बस चेंज करनी पड़ेगी। इससे बेस्ट तरीका है कि आप मेरी तरह दिल्ली से बस पकड़े और बाई बस मनाली पहुंच जाए। दिल्ली से मनाली की दूरी लगभग 540 किलोमीटर पड़ जाती है और दिल्ली से शाम के टाइम में मनाली के लिए रेगुलर बसें चलती है, जिसमें वॉल्वो बस में 1000 से 1500 रुपए का किराया लिया जाता है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट बस लेते हैं तो उसमें आपका 500 से 600 रुपए तक किराया लिया जाता है। और दोस्तों, अगर आप दिल्ली से बस नहीं लेना चाहते तो आप चंडीगढ़ आ सकते हैं और चंडीगढ़ से भी बस पकड़ सकते हैं। वहाँ से भी मनाली के लिए रेगुलर बस चलती है, जिसके जरिए आप मनाली पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, मेरे हिसाब से मनाली आने का सबसे बेस्ट ऑप्शन भाई बस ही है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से मनाली आना चाहते हैं तो मनाली में कुल्लू मनाली एयरपोर्ट मौजूद है, जो मनाली की मेन सिटी से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। तो आप बाई फ्लाइट कुल्लू मनाली के एयरपोर्ट पर आ सकते हैं और वहां से बाई टैक्सी मनाली की मेन सिटी में जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमने आपको मनाली आने के सभी तरीके बता दिए। आपको जो भी तरीका सही लगे उसके जरिए आप मनाली आ सकते हैं। मैं तो भाई बस मनाली गया था, जिसमें मुझे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई थी और मैंने दिल्ली से लगभग शाम के 8 बजे के आसपास में बस पकड़ी थी और मुझे मॉर्निंग में लगभग 7 बजे मनाली छोड़ दिया था। अगर आप भी मेरी तरह बस पकड़ना चाहते हैं तो मनाली के लिए बस पकड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद मैंने मनाली में जाने के बाद सबसे पहले अपने लिए होटल बुक की। अगर मैं आपको मेरी होटल की लोकेशन के बारे में बताऊं तो मैंने होटल मनाली के मॉल रोड पर बुक की थी। मॉल रोड पर कई सारी होटल आई हुई है, जिनके प्राइस 700 से 800 रुपए से स्टार्टिंग हो जाते हैं और अलग अलग फैसिलिटी के हिसाब से 4 से 5000 रुपए तक भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप सस्ते में होटल बुक करना चाहते हैं तो मॉल रोड से थोड़ी आउटर में अपनी होटल बुक कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, मैंने अपनी होटल की बुकिंग ऑनलाइन ही कर ली थी, लेकिन आप मनाली में जाकर ऑन द स्पॉट भी होटल बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों, आप ऑनलाइन ही होटल बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में आप कई सारी होटल को देख सकते हैं और उनके बीच में कंपैरिजन कर कर अपने लिए बेस्ट होटल बुक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, सीजन के टाइम में मनाली में होटल फुल हो जाती है, तो आप थोड़ा एडवांस में होटल बुक कर कर रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, होटल बुकिंग करने के बाद मैंने सबसे पहले मनाली में घूमने के लिए बाइक रेंट पर ली थी, जिसका मैंने एक दिन का 600 रुपये किराया दिया था। अगर आप हैवी बाइक लेते हैं तो उसका आपको 1000 से 1500 रुपये भी देना पड़ सकता है। और बाइक रेंट करने के लिए हमारे पास में ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड होना जरूरी है। बाकी बाइक रेंट की ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और अगर आप दोस्तों बाइक रेंट नहीं करना चाहते हैं तो मनाली में टैक्सी से भी घूम सकते हैं। वहाँ के टैक्सी स्टैंड से आपको टैक्सी की सुविधा भी मिल जाएगी, जिसका कि वो एक दिन का 1500 से 2000 रुपए तक चार्ज करते हैं और आपको एक दिन मनाली घुमाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप अकेले या फिर 2 लोग साथ में जा रहे हैं तो बाइक रेंट से घूमना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। और हम 2 लोग गए थे और हमने बाइक रेंट पर ही ली थी। बाकी दोस्तों, आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन हो उसके जरिए आप मनाली घूम सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, बाइक रेंट करने के बाद हम निकल पड़े मनाली की टूरिस्ट प्लेस को घूमने।
मनाली में हम पहले दिन में सबसे पहले घूमने गए हिडिंबा देवी टेम्पल के लिए। दोस्तों ये टेम्पल हमें जितना खूबसूरत लगा उतनी खूबसूरत इस टेम्पल के आसपास की प्राकृतिक खूबसूरती लगी। यहाँ पर हमें बड़े बड़े देवदार के पेड़ देखने को मिले और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत ही गजब की थी। हमें ये प्लेस बहुत ही पसंद आई और यहाँ पर मनाली में आने वाला हर टूरिस्ट जरूर आता है। जस्ट मनाली के पास में आई हुई है, तो हमने अपना कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड किया। काफी खूबसूरत प्लेस है, हमें काफी मजा आया। और हिडिंबा देवी टेम्पल घूमने के बाद हम गए क्लब हाउस के लिए। दोस्तों क्लब हाउस भी बहुत ही खूबसूरत स्थान है। यहाँ पर हमें कई सारी इंडोर और आउटडोर एक्टिविटी देखने को मिली, जिसके अलग अलग चार्ज होते हैं। अगर आप भी मनाली आते हैं तो इस क्लब हाउस में कुछ एक्टिविटी जरूर करें, आपको काफी मजा आएगा। आप यहाँ पर इंडोर एक्टिविटी में कैरम, वीडियो गेम, टेबल टेनिस और रेलर स्केटिंग जैसी एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। और आउटडोर एक्टिविटी में आप रिवर क्रॉसिंग, रिवर बोट राइड और रोपवे जैसी एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस क्लब हाउस की लोकेशन बहुत ही गजब की है, एकदम रिवर के किनारे पर आया हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पर इंडोर एक्टिविटी भी कर सकते हैं और आउटडोर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। ओवरऑल हमें ये प्लेस भी खूब पसंद आई और क्लब हाउस घूमने के बाद हम निकल पड़े मन्नू टेम्पल के लिए। दोस्तों मन्नू टेम्पल भी बहुत ही खूबसूरत स्थान है और हमें ये प्लेस भी काफी पसंद आई। और खासकर दोस्तों ये प्लेस जिस लोकेशन पर आई हुई है ना, यहाँ से पूरे मनाली का और नेचुरल ब्यूटी का बहुत ही गजब का व्यू दिखता है। हमें ये व्यू भी काफी पसंद आया और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मनाली आते हैं तो यहाँ पर भी जरूर आए। काफी खूबसूरत स्थान है, काफी मजा आएगा आपको। मन्नू टेम्पल घूमते घूमते शाम हो गई थी और फिर हम वापस अपनी होटल में आ गए। हमने थोड़ी देर अपनी होटल में आराम किया और फिर होटल से मॉल रोड पर घूमने निकल गए। और दोस्तों मनाली का मॉल रोड भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर हमें कई सारी खाने पीने की शॉप दिखी और एक शानदार मार्केट दिखा। आप अगर यहाँ पर आते हैं तो मॉल रोड पर जरूर घूमिएगा। नाइट के टाइम में काफी शानदार एक्सपीरियंस होता है और नाइट के टाइम में जितने भी मनाली में टूरिस्ट आते हैं वो सभी इस मॉल रोड पर घूमने के लिए आते हैं, तो आप भी यहाँ पर जरूर जाए। तो दोस्तों हमने पहले दिन में ये 3 प्लेस घूमी थी, आप मैप में देख सकते हैं और इनके बीच में कितनी दूरी है इसे भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप इसमें कोई प्लेस ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी तरह ये ट्रिप करना चाहते हैं तो आप पहले दिन में ये 3 प्लेस घूम सकते हैं। बाकी आपको आते जाते मनाली के खूबसूरत व्यू तो दिखेंगे ही। इसके बाद दोस्तों हमने पहले दिन का नाइट स्टे अपने होटल में कर लिया। इसके बाद दूसरे दिन में हम निकल गए सोलांग वैली के लिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोलांग वैली मनाली से 15 किलोमीटर दूर है और जब हम सोलांग वैली के लिए जा रहे थे तो बीच में एक राइट साइड में रास्ता जाता है, वो जाता है जोगीनी वाटरफॉल के लिए। इस रास्ते को आप मैप में देख सकते हैं। दोस्तों जोगीनी वाटरफॉल भी बहुत ही खूबसूरत स्थान है। यहाँ से हमें वाटरफॉल का काफी शानदार व्यू देखने को मिला। और अगर आप भी मनाली आते हैं तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। काफी खूबसूरत वाटरफॉल है और सबसे बड़ी बात कि एकदम शांति वाला वाटरफॉल है। तो हमने अपना कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड किया और फिर हम निकल गए सोलांग वैली के लिए। मनाली से सोलांग वैली पहुँचने में हमें लगभग 2 घंटे का समय लगा था। अगर आप नॉन स्टॉप जाते तो आप मनाली से सोलांग वैली 1 घंटे में पहुँच जाओगे, लेकिन हमने बीच में जोगीनी वाटरफॉल को भी एंजॉय किया, इसीलिए हमें जाने में थोड़ा टाइम लगा। इसके बाद दोस्तों सोलांग वैली में जाते ही हमें बहुत ही जबरदस्त नजारा दिखा। चारों तरफ स्नो से लदे हुए पहाड़ और खूब सारे टूरिस्ट। बाकी दोस्तों इसकी खूबसूरती मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी गजब की प्लेस है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप नवंबर से लेकर अप्रैल तक आते हैं तो आपको यहाँ पर खूब सारी स्नो देखने को मिलेगी, लेकिन आप अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक आते हैं तो आपको यहाँ पर स्नो थोड़ी कम देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों आप इन दोनों सीजन में कभी भी आए आपको यहाँ पर मजा तो उतना ही आने वाला है। इसी के साथ दोस्तों सोलांग वैली में कई सारी एडवेंचर एक्टिविटी भी होती है जिसके अलग अलग चार्ज होते हैं। और अगर आप चाहे तो यहाँ से पैराग्लाइडिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसका कि एक व्यक्ति का 2500 से 3000 रुपए तक लिया जाता है। तो आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे खास बात कि आप यहाँ पर रोपवे को जरूर एंजॉय करें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे तो आपको रोपवे से दिखेंगे। इसके बाद जब आप रोपवे से सोलांग वैली के टॉप पर पहुंच जाओगे वहां पर आपको बहुत सारी स्नो देखने को मिलेगी। बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस होता है। हमने तो इस रोपवे को एंजॉय किया, अगर आप भी आते हैं तो जरूर एंजॉय कीजिएगा, काफी जबरदस्त एक्सपीरियंस होता है। हम लगभग सुबह में 11 बजे सोलांग वैली पहुंच गए थे और लगभग शाम के 5 बजे तक हमने सोलांग वैली में खूब मजे किए। और सोलांग वैली में खाने पीने की सभी तरीके की सुविधा मौजूद है। इवन आपको यहाँ पर गर्म कपड़े वगैरह भी मिल जाएंगे
जिसके पूरे सेट के 300 रुपए लिए जाते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से गर्म कपड़े लेकर सोलांग वैली घूमिए, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में होता है और काफी ठंड भी लगती है। इसके बाद दोस्तों सोलांग वैली घूमने के बाद हम वापस अपने होटल में आ गए और दूसरे दिन का नाइट स्टे हमने अपनी होटल में किया। इसके बाद दोस्तों तीसरे दिन में हम घूमने के लिए गए रोहतांग पास के लिए। दोस्तों मनाली से रोहतांग पास की दूरी लगभग 50 किलोमीटर पड़ जाती है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रोहतांग पास जाने के लिए हमें परमिट की जरूरत होती है। हमने जिनसे बाइक रेंट की थी उन्हीं से रोहतांग पास का परमिट ले लिया था। आप चाहे तो उनसे भी परमिट ले सकते हैं, नहीं तो आप मनाली में किसी भी ट्रेवल एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे परमिट ले सकते हैं, जिसका कि 500 रुपए एक व्हीकल का लिया जाता है। और जहाँ से परमिट मिलता है वहाँ का लोकेशन भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आप चाहे तो रोहतांग पास की ट्रिप टैक्सी से भी कर सकते हैं। टैक्सी वाला आपसे 2500 से 3000 रुपए तक चार्ज करेंगे और आपको रोहतांग पास घुमाकर वापस मनाली में छोड़ देंगे। इस 3000 के बजट में टैक्सी वाला खुद ही परमिट वगैरह बुक कर लेगा। आपको बस 3000 रुपए देने हैं, वो आपको रोहतांग पास घुमाकर वापस छोड़ देंगे। तो आप चाहे तो टैक्सी से भी रोहतांग पास की ट्रिप कर सकते हैं, लेकिन हमने तो रोहतांग पास की ट्रिप बाइक से ही की थी। इसके बाद हम रोहतांग पास के लिए निकल गए। रोहतांग पास कोई प्लेस नहीं है, बल्कि बर्फ के बीच में से गुजरता हुआ खूबसूरत रास्ता है। इसका एक्सपीरियंस भी बहुत ही गजब का होता है। हमें अपने दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ स्नो ही देखने को मिल रही थी और उनके बीच में से जाता हुआ ये खूबसूरत रोड बहुत ही जबरदस्त दिखता है। रोहतांग पास जाना भी हमारा एक शानदार एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही मजा आया। अगर आप मनाली में आते हैं तो रोहतांग पास भी जा सकते हैं, ये भी काफी शानदार एक्सपीरियंस रहता है। इसके बाद दोस्तों रोहतांग पास घूमने के बाद हम वापस मनाली में आ गए और फिर वापस मनाली में आने के बाद हमने जिनसे भी बाइक रेंट ली थी उनको बाइक रेंट वापस कर अपनी होटल से चेकआउट कर वापस दिल्ली के लिए बस पकड़ ली और बाई बस हम वापस दिल्ली आ गए। तो दोस्तों ये थी मेरी मनाली यात्रा। अब अगर मैं आपको मनाली यात्रा के खर्चे के बारे में बताऊं तो मेरा मनाली में 3 दिन का होटल का खर्चा 2500 रुपए तक आया था और एक होटल में हम 2 लोग रुके थे। अगर आप भी 2 लोग साथ में जाते हैं तो एक होटल में 2 लोग आराम से रुक सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा 2 लोगों का 3 दिन का मनाली में खाने पीने का खर्चा 2000 रुपए तक आया था और हमें वहाँ पर घूमने के लिए 600 रुपए में बाइक रेंट पर मिल गई थी। तो हमारा 3 दिन का बाइक रेंट का खर्चा 2300 रुपए तक आया था, क्योंकि हमने उसमें 500 रुपए का पेट्रोल डलवाया था और 500 रुपए में हमने पूरा मनाली घूम लिया। अगर हम दोस्तों टोटल बजट की बात करें तो हमारा मनाली घूमने में 7000 रुपए के आसपास में खर्चा आया था। और दोस्तों इस बजट में मैंने हमारे आने जाने का खर्चा और वहाँ पर हमने जो भी एक्टिविटी की उसका खर्चा नहीं बताया है। और अगर आप फ्रेंड जा रहे हैं तो आपका ये 7000 का खर्चा 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, तो एक व्यक्ति पर 3500 रुपए का खर्चा ही आएगा। बाकी दोस्तों ये मेरा मनाली का टूर प्लान था जिसके जरिए मैं मनाली घूमा था। अगर आप इसमें कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं तो कुछ भी बदलाव कर अपने लिए एक बेस्ट टूर प्लान रेडी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मनाली में बार्गेनिंग बहुत ही तगड़ी चलती है, तो आप वहाँ पर बार्गेनिंग जरूर करवाएं। वहाँ पर 40 से 50% तक भी बार्गेनिंग चलती है। आप जितनी ज्यादा बार्गेनिंग कराएंगे आपको ये ट्रिप उतनी ज्यादा सस्ती पड़ेगी। बाकी दोस्तों आई होप आपके मनाली टूर से रिलेटिव सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।